नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम यहाँ से कवर करेंगे। इसके पहले दो पार्ट आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का थर्ड पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कवर करेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 11 है। ये कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार से विवेचना कीजिए और क्या और किन आधारों पर यह स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। तो इसको हम समझते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इसका इंट्रोडक्शन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता नागरिकों की विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। किसी भी लोकतंत्र में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान में इस अधिकार को अनुच्छेद 19(1) ये के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है, जिससे नागरिक अपने विचारों, भावनाओं और मतों की स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें तथा शासन पर नियंत्रण बनाए रख सकें। अब डिटेल में हम समझते हैं। तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार केवल बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लिखित अभिव्यक्ति, मुद्रित सामग्री, चित्र संकेतन, प्रतीक, मीडिया, प्रेस, इंटरनेट सभी को सम्मिलित करता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वह है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विस्तार। यहाँ पर हम इसका एक्सप्लेन देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता, यद्यपि संविधान में पृथक रूप से उल्लिखित नहीं है, परंतु जो प्रेस है इसकी स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19(1) ये का अभिन्न अंग माना गया है। रमेश थापर वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास 1915 के केस में कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी स्वतंत्रता का विस्तार ही है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज राजनारायण 1975 का केस, इसमें कहा गया कि जनता को सरकार की कार्यप्रणाली जानने का अधिकार है। अब आते हैं अभिव्यक्ति के आधुनिक माध्यम। तो अभिव्यक्ति के आधुनिक जो माध्यम हैं सोशल मीडिया, इंटरनेट, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये जो इंटरनेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में अनुच्छेद 66 ये आईटी एक्ट असंवैधानिक घोषित। इसके अकॉर्डिंग आईटी एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। विरोध एवं आलोचना का अधिकार, नागरिकों को सरकार की आलोचना करने, शांतिपूर्ण विरोध करने एवं असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। जो बेनेट कोलेमन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये 1973 का है। इसमें बताया गया कि अभिव्यक्ति पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध भी असंवैधानिक है, यानी कि अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। यह स्वतंत्रता नागरिकों का मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। तीसरा पॉइंट है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्त जो उचित प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। तो यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निम्न आधार पर युक्त प्रतिबंध
की अनुमति दी है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, अपराध के लिए उकसावा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये इतने इसके मानदंड हैं जहाँ पर ये युक्त प्रतिबंध का प्रावधान करते हैं। और चौथा है युक्त प्रतिबंध का सिद्धांत जो प्रतिबंधित है। तर्क संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला है तर्क संगत होना चाहिए, मनमाने नहीं होने चाहिए, न्यायिक समीक्षा का अधीन होना चाहिए। चिंतामन राव वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1950 के केस में कहा गया कि प्रतिबंध उचित एवं संतुलित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उचित और संतुलित होना चाहिए, अन्यथा वो प्रतिबंध वैध नहीं माना जाएगा। भाषण स्वतंत्रता बनाम सामाजिक हित को हम देखेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन आवश्यक है, अतः घृणास्पद भाषण और भड़काऊ वक्तव्य एवं असत्य प्रचार पर नियंत्रण करना आवश्यक है। अब इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे तो लोकतंत्र का आधार है सरकार पर नियंत्रण, दुरुपयोग की संभावना, सामाजिक अशांति का खतरा, इसलिए सीमाएं आवश्यक है। अगर सीमाएं नहीं होंगी तो इसमें ऐसे जो विचार हैं वो व्याप्त हो जाएंगे। अब इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को सशक्त बनाती है, परंतु यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। संविधान द्वारा लगाए गए युक्त प्रतिबंध सामाजिक हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। इस तरह अब हम क्वेश्चन 12 पे आते हैं और इसको भी समझते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि सार्वजनिक नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की विवेचना कीजिए। इस संबंध में पिछड़े वर्ग शब्दावली के प्रति सर्वोच्च न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है, समझाइए। तो इसका भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक असमानताओं से ग्रस्त रहा है। संविधान निर्माताओं ने इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए समानता के अधिकार के साथ साथ सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की नीति की भी अपनाया, ताकि समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। जो पिछड़े वर्ग हैं, निचले तबके के वर्ग हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। इसी उद्देश्य से सार्वजनिक नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की अवधारणा को हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन को समझेंगे। इसका क्या अर्थ है? तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करना जिससे वे समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। आरक्षण समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का अपवाद नहीं बल्कि उसका विस्तार है। इसमें बताया गया है कि ये जो है आरक्षण आर्टिकल 14 समानता को बताता है, उसमें अपवाद नहीं है बल्कि उसका विस्तार है, युक्त समर्थकारी प्रावधान है। सेकेंड पॉइंट है सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो अनुच्छेद 16(4) यह बताता है कि राज्य को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण कर सके। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में अनुच्छेद 16(4) समक्षकारी या सक्षमकारी इनेबलिंग है, इनेबलिंग प्रोविजन है जो अनिवार्य नहीं है। सक्षमकारी प्रावधान है, अनिवार्य नहीं है। जो सेकंड है अनुच्छेद 16(4) ये, अनुच्छेद 16(4) ये एवं 16(4) बी, SC ST को पदोन्नति में आरक्षण
कैरी फॉरवर्ड नियम की अनुमति देता है। और मिस्टर नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 के केस में बताया जाता है कि पिछड़ेपन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं प्रशासनिक दक्षता का परीक्षण आवश्यक है। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। तो अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा ST/SC के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और अनुच्छेद 15(5) निजी अल्पसंख्यकों को छोड़कर शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण संभव है। निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण संभव है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में OBC आरक्षण वैध और क्रीमी लेयर अपवाद अनिवार्य है बताया गया। पिछड़ा वर्ग की अवधारणा समझते हैं। मीनिंग ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो संविधान में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। यह ध्यान में रखना कि संविधान में पिछड़े वर्ग की परिभाषा दी ही नहीं गई है। इसकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की गई है। पिछड़ा वर्ग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण जो है हम समझेंगे। पिछड़ा वर्ग पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण। बालाजी वर्सेज स्टेट ऑफ मैसूर 1963 का केस। इसमें कहा गया कि केवल जाति पिछड़ेपन का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। और इंदिरा साहनी का केस आया 1992 में। सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन आवश्यक है, आर्थिक आधार अकेला पर्याप्त नहीं है, क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होगा, कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा, सामान्यता बताया गया है। और जर्नलिल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का केस में बताया गया कि क्रीमी लेयर SC/ST पर भी लागू होगा। अब हम देख लेते हैं कि क्रीमी लेयर आखिर है क्या। तो ये जो थ्योरी है क्रीमी लेयर की, ये प्रिंसिपल है जो उसमें ये बताया गया है कि उन्नत वर्ग को आरक्षण से बाहर रखने का सिद्धांत, ताकि लाभ वास्तव में पिछड़ों तक पहुँचे। इसका मतलब यह है कि जो पहले से ही जिनके परिवार IAS वगैरह या संवैधानिक पद पर विद्यमान हैं, उनको आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर के तहत उनको छांट लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। 7वां पॉइंट है आरक्षण बनाम समानता। सामाजिक न्याय का साधन। राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका, संतुलन आवश्यक है। कंक्लूजन इसका देखेंगे। तो कंक्लूजन में है कि अतः यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक नियोजन एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण भारतीय संविधान की सामाजिक न्याय की नीति का महत्वपूर्ण अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग की व्याख्या करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से वंचित वर्गों तक पहुँचे तथा समानता के अधिकार का अतिक्रमण न हो। इस तरह अब हम क्वेश्चन 13 को कवर करेंगे। क्वेश्चन 13 ये कहता है, निर्दिष्ट वादों की सहायता से शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। भारतीय संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 के तहत किया गया है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शोषण, दासता, जबरन श्रम और बाल श्रम से बचाना है। यह अधिकार न केवल कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि समाज में समानता और मानव गरिमा की रक्षा का साधन भी है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध को एक्सप्लेन करता है। तो यह प्रावधान जो है, यह प्रावधान किसी व्यक्ति को मानव तस्करी या दासता में रखा जाना निषिद्ध है यानी कि प्रतिबंधित है। जबरन या अनैतिक श्रम करवाना कानूनी अपराध है। इसका उद्देश्य है
व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट का जो केस है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का। तो इसमें निर्माण मजदूरों और ठेले वालों का अत्यधिक शोषण दास्ता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 23 केवल दास्ता रोकने के लिए नहीं है बल्कि अमानवीय शोषण रोकने के लिए भी है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसमें कहा गया है कि शोषण का अर्थ केवल भौतिक दास्ता नहीं, मानव गरिमा का हनन भी है। राज्य और न्यायालय की जिम्मेदारी है कि शोषण रोका जाए। अब अनुच्छेद 24 ये क्या बताता है? तो ये बाल श्रम को निषेध करता है या निषिद्ध करता है। बाल श्रम अनुच्छेद 24, इसमें क्या प्रावधान है इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन बच्चों को किसी खतरनाक उद्योग या काम में रोजगार देना, मतलब रोजगार देने पर पूर्ण रोक लगाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लेते हैं। बच्चों का शोषण रोकना और उनके शैक्षिक व मानसिक विकास की सुरक्षा करना, यही उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट के जो केस है वो है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का केस। इसमें बताया गया कि बाल श्रम पर व्यापक रोक होना चाहिए। अनुच्छेद 24 का उद्देश्य बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाना है। एक लाइन में हम समझेंगे कि अनुच्छेद 24 का उद्देश्य बच्चों को खतरनाक कार्यों से बचाना है। तीसरा है शोषण की व्याख्या, स्कोप ऑफ एक्सप्लोटेशन। तो शोषण केवल भौतिक श्रम तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है जबरन मजदूरी और मानव तस्करी, बाल श्रम, मानव गरिमा का हनन। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार व्यक्ति को सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करते हैं। संविधान और न्यायिक दृष्टिकोण समझेंगे हम। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 भारत में सशक्त संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। न्यायालय ने इसे व्यापक अर्थ में लागू किया है। केवल दास्ता रोकना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि मानव गरिमा का हनन, जबरन मजदूरी और बाल श्रम भी इसके तहत आते हैं। यह अधिकार राज्य को कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी देता है कि शोषण को समाप्त करें। कंक्लूजन में शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 और 24 न केवल व्यक्ति को शोषण से बचाते हैं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा की रक्षा भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों ने स्पष्ट किया है कि शोषण का अर्थ भौतिक, मानसिक और सामाजिक हो सकता है और इसे रोकना राज्य की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। इस तरह हम क्वेश्चन 14 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत विहित सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 के तहत किया गया है। इन अधिकारों का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों और अन्य समुदायों को अपना भाषा, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण का अधिकार देता है। यह अधिकार समानता और विविधता के सिद्धांत की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 यह है संस्कृति और शैक्षणिक संरक्षण का अधिकार, शैक्षणिक संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 29, तो इसमें क्या प्रावधान है इसको हम देखेंगे। तो इसमें प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से भेदभाव किए बिना प्रवेश का अधिकार है। अब इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लेते हैं।
तो सांस्कृतिक पहचान और भाषा, कला व परंपराओं का संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इतने इसके उद्देश्य हैं। अब इसके जो इम्पोर्टेंट केस ला हैं इसको भी हम देखेंगे। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजम 1951 का केस। शिक्षा में आरक्षण और प्रवेश के नियमों में जाति आधारित भेदभाव पर चर्चा। संविधान ने स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण समानता के साथ संतुलित होना चाहिए। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार हैं। सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अपने संस्थान खोलने और प्रबंधित करने का अधिकार है। राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्था पर अनुचित नियंत्रण पर या रोक नहीं लगा सकता। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्वतंत्रता और पहचान देना, उन्हें अपने बच्चों के लिए भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुसार शिक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करना। महत्वपूर्ण केस इससे जो संबंधित है तो TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 का केस। अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रबंधन और प्रशासन में पूर्ण स्वतंत्रता। केवल न्यूनतम शैक्षणिक मानक और नियम राज्य निर्धारित कर सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक मानक और नियम राज्य निर्धारित कर सकता है। इस्लामिक एकेडमी वर्सेज एजुकेशन ऑफ वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का केस। इसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं पर अत्यधिक राज्य नियंत्रण असंवैधानिक है। इसमें मतलब कि बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है उस पर जो अगर राज्य द्वारा अत्यधिक नियंत्रण किया जाता है तो वह असंवैधानिक हो। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की व्याख्या अभी व्यापक अर्थ में हम समझेंगे तो सभी समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार है। राज्य केवल न्यूनतम शिक्षा गुणवत्ता और मानक सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन सांस्कृतिक नियंत्रण नहीं। न्यायिक दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को मानव गरिमा और समानता के साथ जोड़ा है। अधिकार केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश देते हैं। यह संविधान के समानता, आर्टिकल 14 और स्वतंत्रता के सिद्धांत से संतुलित है। कंक्लूजन देखेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता के मजबूत स्तंभ हैं। यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, संस्कृति और शिक्षा सुरक्षित करने का कानूनी साधन देते हैं। न्यायालय ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक अधिकार पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण असंवैधानिक है। इन अधिकारों का उद्देश्य समानता, विविधता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, इसको इंग्लिश में सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय कहते हैं। अब हमारा जो 14 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है पूर्ण तरीके से, और अब 15वां क्वेश्चन है। इसमें छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, इसको हम कवर कर लेंगे ताकि हमारा जो संवैधानिक लॉ फर्स्ट है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पक्का आप अच्छा क्वालिफाई करेंगे। तो अब हम देखेंगे टिप्पणी क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 टिप्पणी रिट। इसमें रिट समझेंगे कि रिट क्या है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। भारतीय संविधान में रिट एक संवैधानिक उपाय है जिसके माध्यम से न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है। यह विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। रिट के माध्यम से कोई भी नागरिक अधिकारों के उल्लंघन या अन्याय के खिलाफ न्याय मांग सकता है। इसके संवैधानिक प्रावधान क्या हैं? अनुच्छेद 32
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट के माध्यम से मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। मुख्य प्रकार के रिट, जो इसमें रिट हैं उनको बताया गया है कि कितने प्रकार के रिट होते हैं और क्या हैं वो। तो हाइबियस कार्पस, किसी व्यक्ति की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ हाइबियस कार्पस की रिट दायर की जाती है। मांडसन, सरकारी अधिकारी को कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश दिया जाता है। प्रोहिबिशन, न्यायाधिकरण या निचली अदालत को अनियमित कार्य करने से रोकने के लिए। क्यू वारंटो, किसी व्यक्ति को अवैध पद पर कार्य करने से रोकना। और ये है सर्टोरिये, निचली अदालत अधिकारी के गलत निर्णय या आदेश को रद्द करना। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। इम्पोर्टेंस, तो रिट नागरिकों को न्याय तक त्वरित पहुंचा देता है, त्वरित पहुंच देता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्यायपालिका की शक्ति सुनिश्चित करता है। सरकार या अधिकारी कानून के खिलाफ कार्य करने पर न्यायालय के आदेश के अधीन होते हैं। कंक्लूजन है, रिट भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक मजबूत और प्रभावी साधन है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून का उल्लंघन, अन्याय या अधिकारों का हनन न्यायालय में चुनौती दी जा सके। इससे नागरिकों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति विश्वास और सुरक्षा बनी रहे। सेकंड जो है वो है उद्देशिका। अब इस टिप्पणी को भी हम समझेंगे। प्रेम्बल ऑब्जेक्टिव, प्रेम्बल या ऑब्जेक्टिव। तो अब इसका इंट्रोडक्शन। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रेम्बल यानी संविधान का मूल लक्ष्य और दिशा निर्देश बताती है। यह संविधान के मूल उद्देश्यों का सार है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय और सामाजिक कल्याण। उद्देशिका केवल एक प्रस्तावना नहीं बल्कि संविधान के सभी प्रावधानों की व्याख्या और मार्गदर्शक भी है। महत्वपूर्ण कार्य इसके हम देखेंगे कि क्या क्या हैं। यह संविधान के सभी अनुच्छेदों और कानूनों की व्याख्या करता है। यह संविधान के सभी अनुच्छेदों और कानूनों की व्याख्या का आधार है। यह नागरिकों और राज्य को संविधान के मूल सिद्धांतों का पालन करने की दिशा दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा कि उद्देशिका संविधान की आत्मा और निर्देशिका है। सामाजिक और न्यायिक दृष्टिकोण, उद्देशिका के माध्यम से संविधान में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। यह राज्य को समान अवसर और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन देती है। नागरिकों के लिए यह एक नैतिक और संवैधानिक जागरूकता का स्रोत है। कंक्लूजन में, उद्देशिका भारतीय संविधान की आधारशिला है। यह केवल संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है बल्कि नागरिकों और राज्य के लिए संवैधानिक दिशा और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। मौलिक कर्तव्य हम देखेंगे। व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसको हम देखेंगे मौलिक कर्तव्य को। इंट्रोडक्शन पार्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं। यह कर्तव्य नागरिकों को देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। मूल उद्देश्य यह है कि नागरिक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ देश के प्रगति और कल्याण में योगदान दें। अब इसके भी जो इम्पोर्टेंस है समझेंगे, फीचर समझेंगे, विशेषताएं। तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पालन करना, पर्यावरण और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझना और उसका सम्मान करना, ये इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। महत्व और उद्देश्य समझेंगे। मौलिक कर्तव्य कानून इन्फोर्सेबल नहीं, लेकिन ये नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, समाज का कल्याण के लिए प्रेरित करता है।
न्यायपालिका भी मौलिक कर्तव्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व और नागरिक जागरूकता के संदर्भ में मानती है। कंक्लूजन। मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों को देश और समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाते हैं। ये संविधान के नैतिक स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं और लोकतंत्र की मजबूती में योगदान करते हैं। चौथा पॉइंट है विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझेंगे। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का अधिकार प्राप्त है, जो अनुच्छेद 14 में निहित है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, संपत्ति या सामाजिक वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह लोकतंत्र की नींव है और न्याय, समानता तथा नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मुख्य विशेषताएं। सभी नागरिक कानून के समक्ष बराबर हैं और उनके अधिकार सुरक्षित हैं। राज्य किसी भी नागरिक को अनुचित भेदभाव या अन्यायपूर्ण कानून के अधीन नहीं रख सकता। समान संरक्षण का अधिकार सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू और निष्पक्ष हो। न्यायपालिका इस अधिकार के उल्लंघन पर सशक्त कदम उठाती है और भेदभावपूर्ण कानून को रद्द कर सकती है। इसके महत्व और कार्य समझेंगे। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक कानून के दायरे से बाहर न हो। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को भी कानूनी सुरक्षा और मानव अवसर या समान अवसर मिलते रहें। समान संरक्षण का अधिकार न्यायपालिका को यह निर्देश देता है कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा बराबर रूप से की जाए। निष्कर्ष में है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूलभूत विशेषता है। यह संविधान समाज में न्याय, समानता और मानव गरिमा की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से हो। भारतीय सरकार अधिनियम 1858, इस पे भी हम टिप्पणी देखेंगे। भारतीय सरकार अधिनियम 1858, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। इंट्रोडक्शन। भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन द्वारा लागू किया गया अधिनियम था। यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ और केंद्रीकृत करने के लिए लाया गया। इसके तहत भारत में सीधे ब्रिटिश शासन, डायरेक्ट रूल स्थापित किया गया और कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं वह हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन कार्य करने लगे। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वह ब्रिटिश सम्राट के अधीन कार्य करने लगे। भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के पास केंद्रीकृत हो गया। ब्रिटिश सरकार के सचिवालय में के माध्यम से भारत में निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत और नियंत्रित हुई। भारतीय सलाहकारों और प्रशासनिक अधिकारियों को भूमिका सीमित कर दी गई। इसके जो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, इसका मुख्य उद्देश्य 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सत्ता को मजबूती और भारत में नियंत्रण सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम प्रशासनिक सुधार और न्यायिक प्रणाली में ब्रिटिश प्रभाव को बढ़ाने वाला था। भारतीय जनता के लिए यह अधिनियम नियंत्रण और शक्तिशाली केंद्रीय शासन का प्रतीक बन गया। कंक्लूजन में भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत की और प्रशासनिक ढांचे को केंद्रीकृत किया। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश नियंत्रण, राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत यह कहता है कि कानून सर्वोच्च है और सभी नागरिक, अधिकारी तथा राज्य उसके अधीन है। किसी भी व्यक्ति या संस्था के व्यक्तिगत अधिकार कानून से ऊपर नहीं है। इसका उद्देश्य है कि सत्ता का प्रयोग न्याय संगत, पारदर्शी और सीमित तरीके से हो। यह सिद्धांत लोकतंत्र की नींव और संविधान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
इसके जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कानून की सर्वोच्चता, सभी नागरिक और राज्य कानून के अधीन हैं, समानता, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, न्यायिक संरक्षण, कानून के उल्लंघन पर नागरिकों को न्याय में अपनी रक्षा का अधिकार है, अधिकारों की सुरक्षा, विधि का शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है, सत्ता का दुरुपयोग ना होना, सरकारी अधिकारी कानून के अनुसार ही कार्य करेंगे, न्यायिक दृष्टिकोण समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि का शासन लोकतंत्र की आधारशिला है, विधि का शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति अन्याय या दमन का सामना ना करे। न्यायपालिका और संविधान के माध्यम से यह सिद्धांत सत्ता के दुरुपयोग और अत्याचार को रोकता है। इम्पोर्टेंस समझेंगे इसके महत्व। विधि का शासन लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की नींव है। यह सभी नागरिकों और अधिकारियों के लिए कानून के अनुपालन और न्याय सुनिश्चित करता है। यह सिद्धांत न्याय, समानता और मानव गरिमा की रक्षा का माध्यम है। अब देखेंगे 7वां पॉइंट, दोहरी अपराध का सिद्धांत। दोहरी अपराध का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देख लेते हैं। दोहरी अपराध का सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में निहित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नागरिकों को अनावश्यक न्यायिक उत्पीड़न, अत्याचार या बार बार मुकदमे का सामना न करना पड़े। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार मुकदमा या सजा नहीं दी जाएगी। यह सिद्धांत न्यायिक सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है, नागरिक या अन्य कानून मामलों पर नहीं। राज्य और न्यायपालिका दोनों इस सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य हैं। महत्व और कार्य को समझेंगे। यह सिद्धांत नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन न हो। यह कानून की विश्वसनीय और निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करता है। कंक्लूजन है कि दोहरी अपराध का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र में नागरिक सुरक्षा और न्याय की गारंटी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित या परेशान न हो। इस तरह यह निष्पक्ष न्याय और कानूनी सुरक्षा का मूल स्तंभ है। 8वां जो टिप्पणी है वो है ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत, जिसे आच्छादन का सिद्धांत भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एडॉप्शन या रिसेप्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट। ग्रहण का सिद्धांत यह कहता है कि विदेशी कानून तभी लागू होंगे जब वे स्थानीय परिस्थितियों या सामाजिक परंपराओं और भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुरूप हों। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कानून अंधाधुंध लागू न हो और भारतीय समाज की संस्कृति, सामाजिक और धार्मिक विशिष्टताओं का सम्मान किया जाए। इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो हैं, विदेशी कानून केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वह स्थानीय परिस्थितियों और भारतीय मूल्य में से मेल खाते हैं। यह सिद्धांत न्यायपालिका को निर्णय लेने में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान में रखने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार विदेशी कानून स्वतंत्र रूप से लागू नहीं होंगे, बल्कि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों से मिलाना आवश्यक होगा। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के न्याय, समानता और संस्कृति संरक्षण के सिद्धांत से जुड़ा है। इसके महत्वपूर्ण कार्य समझेंगे। महत्व और कार्य। तो यह जो ग्रहण का सिद्धांत है, यह सुनिश्चित करता है कि कानून समाज के वास्तविक आवश्यकताओं और न्याय की भावनाओं के अनुसार लागू हो। यह न्यायपालिका को विदेशी कानून के सामाजिक प्रभाव और प्रासंगिकता पर विचार करने का अधिकार देता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में यह सिद्धांत स्थानीय परंपरा और राष्ट्रीय स्वायत्तता की रक्षा करता है। निष्कर्ष में, ग्रहण का सिद्धांत भारतीय न्यायशास्त्र में संतुलन और विवेक का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी कानून भारतीय समाज में सही और न्याय संगत तरीके से भी लागू हों, जिससे संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा बनी रहे। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन।
पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण और संतुलन सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो और लोकतंत्र में पारदर्शिता बनी रहे। यह सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के विचार पर आधारित है और लोकतांत्रिक शासन की नींव माना जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वह हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से और अलग है। प्रत्येक अंग अपने क्षेत्र में सत्ताओं और जिम्मेदारियों का पालन करता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एक अंग दूसरे पर अत्यधिक नियंत्रण ना कर सके। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के कानून और निर्णयों की समीक्षा कर सके। इसके महत्व और कार्य। यह सिद्धांत लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। सरकारी निर्णय और कानून समीक्षा और न्याय संगत होने चाहिए। यह नागरिक के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय सुनिश्चित करता है। कंक्लूजन है कि पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के संतुलन और पारदर्शिता की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र, कार्यपालिका जिम्मेदार और विधायिका प्रभावी रहे। इसके माध्यम से भारतीय लोकतंत्र में न्याय, समानता और अधिकार की रक्षा सुनिश्चित होती है। अब 10 पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान में से एक है। यह संविधान भारत के राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक ढांचे का मार्गदर्शन करता है। संविधान की विशेषताएं इसे लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा की दृष्टि से अद्वितीय बनाती है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, लिखित और विस्तृत संविधान में लगभग 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संशोधन योग्य अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में समय समय पर सुधार और संशोधन संभव है। संघीय और एकात्मक संरचना का मिश्रण है। राज्य और केंद्र दोनों के लिए शक्तियों का संतुलन, लोकतांत्रिक और सार्वभौमिक अधिकारों की सुरक्षा, सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और कर्तव्यों का मार्गदर्शन, सामाजिक न्याय और समानता, समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, न्यायपालिका का शक्तिशाली नियंत्रण और अभिसरण, सभी कानून और निर्णयों की समीक्षा, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता की रक्षा, भारत की विविधता में एकता सुनिश्चित करती है। महत्व। संविधान का उद्देश्य है कि भारत में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित हो। यह नागरिकों को संवैधानिक सुरक्षा और अधिकारों का भरोसा देता है और राज्य को समान अवसर और न्यायपूर्ण प्रशासन प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। निष्कर्ष है कि भारतीय संविधान की विशेषता इसे दुनिया के सबसे मजबूत और व्यापक संविधान में से एक बनाती है। यह संविधान न केवल कानून और न्याय का आधार है, बल्कि नागरिकों और राज्य के लिए एक मार्गदर्शन और संरक्षक भी है। इस तरह हमारा जो संवैधानिक लॉ है या संवैधानिक विधि है वो कंप्लीट होता है। इसके सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।